नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, और हर्ष जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल ये था कि म्यूचुअल फंड के बारे में मेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो आपके प्रोग्राम के थ्रू ही आई। तो मेरा सवाल ये ऐसा था कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और इन केस अगर उसको इन केस ऑफ नीड अगर उसको विड्रॉ किया जाए तो क्लोज करके एसआईपी क्लोज करके विड्रॉ किया जाए या पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं? वैसे मैंने अपनी डिटेल ईमेल आपको भेजी है जी। तो अकॉर्डिंगली मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जो भी एसआईपी मेरी चल रही है उसको मैं क्लोज करके विड्रॉ करूं या फिर पार्शियल विड्रॉ कर लूं और एसआईपी को कंटिन्यू रहने दूं? आप क्लोज क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इसलिए या फिर आपको जरूरत है इसलिए? नहीं स्वाति जी, ऐसा है कि फंड की जरूरत है और जैसा मैंने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पहले उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। आपका प्रोग्राम देखने के बाद ये पता चला कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब 5-6 साल 10 साल तक का ड्यूरेशन रहना चाहिए। तब जाकर के उसमें अच्छी प्रॉफिट मिलती है। मैंने ये लास्ट ईयर अगस्त में ही शुरू की थी और उस वक्त मेरे पास सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी, ये पता था कि इट इज समथिंग लाइक रिकरिंग डिपॉजिट या इस तरह से है। तो मैंने जस्ट ये खोल लिया था। और नीड मेरी मार्च की ही नीड थी। मार्च में मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने खोला था। मैंने ये सोच के खोला था कि मार्च में इनको बंद कर दूंगा, ऐसे करके खोला था। बट अब मैं पैसे की जरूरत है, मैं इनको क्लोज भी करना चाहता हूँ और क्लोज करके या इन्हीं को कंटिन्यू करो या फिर फ्रेश भी कर लूंगा। बट मुझे पैसे की अभी नीड है और मुझे शायद पार्शियल विड्रॉ या क्लोज करके पैसा निकालना होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए कि अगर इन्हें बंद करना है तो पैसे एक बार ही पूरे निकाल लें या फिर पार्शियल विड्रॉल करना सही रहेगा? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वेल सत्य जी, पहली बात, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी शुरू किया है ये समझ के कि रिकरिंग डिपॉजिट के बराबर है तो वो नहीं, वो गलत है आपका। आपको ये समझना होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपने अपने मेल में ये भी लिखा था कि आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 years आपको 4 लाख रुपए के इकट्ठे करने हैं आपके घर खरीदने के हिसाब से। तो मैं कहूंगा कि आपने जो एसआईपी शुरू की है उसमें से आपको जो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फंड्स का वो आप निकाल लीजिए और एसआईपी कंटिन्यू रहने दीजिए। आपने जो स्कीम के नाम्स भी दिए थे वो स्कीम्स भी वेल परफॉर्मिंग है। आप सिर्फ इतना करिए कि अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव घर खरीदने का जो 5 साल बाद है उसके लिए आप ये जो 3 म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें उसे मैप कर दीजिए कि ये मैं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको घर खरीदने के हिसाब से आप फंड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप प्लीज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख ना करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, कुछ और सवाल है आपका श्रीवास्तव जी? मैडम एक सवाल और था। मैंने रिलायंस की गोल्ड फंड ली हुई है बट मेरा ये देखना है कि गोल्ड फंड उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है और मेरे कुछ एक फ्रेंड सर्किल उनका कहना है कि गोल्ड फंड में ऐसी कोई फंड ली जाए जो कि पुरानी फंड हो, उनका परफॉर्मेंस नए फंड से ज्यादा अच्छा होता है। रिलायंस गोल्ड फंड शायद नई फंड है इसलिए उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मैं रिलायंस गोल्ड में बना रहा हूँ या कोई दूसरी गोल्ड फंड ले लूँ? गोल्ड फंड तो सब ऑलमोस्ट एक तरह का परफॉर्में दे रहे हैं, उसमें एब्सोल्युटली। सत्य जी, यहाँ भी मैं आपको एक बेसिक करेक्शन कर दूं कि गोल्ड फंड जो उनका मैंडेट बहुत क्लियर है, वो अपने ही म्यूचुअल फंड के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड ईटीएफ इनइफेक्टिवली गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है। तो जो रिलायंस गोल्ड फंड का भी जो परफॉर्मेंस है वो गोल्ड की प्राइसेस के लाइन में है, दूसरे फंड्स के भी रेंज में ही है। आपको अगर बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन करना तो ये होता है कि उसके एक्सपेंस रेशियोज क्या है। तो गोल्ड फंड का जो रिलायंस गोल्ड फंड का एक्सपेंस रेशियो वो भी कंपेटिटिव है, वो भी 0.5% है इन एडिशन टू द ईटीएफ के चार्जेस। आप उसमें बने रहिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, आप उसमें बने रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृष्ण कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, पिछले 2-3 सालों में का टैक्स वगैरह डीटीसी से पोस्टपोन हो गया है, तो इस साल में भी टैक्स इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एक कंक्लूजन है कि ये तो फ्यूचर
चलिए, इनकी आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। इन्होंने जो ईमेल किया था हमें हर्ष, इनका जो कंसर्न है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और डीटीसी को लेकर है। इस बार तो चलिए इस साल तक छूट मिल जाएगी, लेकिन जब आगे चलते हुए जब टैक्स छूट मिलनी बंद हो जाएगी इस फ्रंट पे, तो इनका ये कंसर्न है कि नए निवेश आने बंद हो जाएगा, नया पैसा नहीं आएगा, इससे फंड की परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो इन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली भविष्य क्या है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का? इनका जो क्वेश्चन है स्वाति, वो हम इसे दो भाग में आंसर करते हैं। पहले कंसर्न जो इनका है कि अगर फ्रेश इनफ्लो आना बंद होता है तो क्या हमारी एनएवी में असर आने वाला है, बिकॉज प्योरली ऑन इनफ्लो बेसिस। तो कृष्ण जी, पहली बात यह है कि एनएवी जो कैलकुलेट होती है वो फ्रेश इनफ्लो से असर नहीं होता। एनएवी का जो पर्पस है वो है कि आपका जो भी एसेट्स हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए, उसके फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाता है। उसमें से आपके जो करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस या एक्सपेंसेस, जो फंड की एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस होती हैं और वो प्रोपोर्शनेट होती है यूनिट, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं। तो इसमें अगर आपके फ्रेश इनफ्लोज आना बंद होता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही फर्क आना है। सो इसमें एनएवी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो आपका पहला कंसर्न था कि फ्रेश इनफ्लोज नहीं आएंगे तो क्या एनएवी में लॉस होगा, तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि डीटीसी यस अप्रैल 2013 तक एटलीस्ट पोस्टपोन हो गया है। सो जो भी आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो मार्च 2013 तक आपको एटीसी के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अप्रैल 2013 के बाद क्या होगा, वो एज ऑफ टुडे वी कैन ओनली अज्यूम कि भाई फंड हाउसेस के पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक है कि वो एग्जिस्टिंग ईएलएसएस स्कीम्स को एक रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड घोषित करते हैं और उसमें जो फ्रेश इनफ्लोज आएंगे उनमें कोई सब्जेक्ट टू लॉक इन नहीं होगा 3 इयर्स का, और उसमें एटीसी के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो एक एग्जिस्टिंग उनके जो सेम ऑब्जेक्टिव्स या मैंडेट के जो स्कीम्स होंगे, डुप्लीकेशन नहीं करके वो वाली स्कीम में वो मर्ज कर दें, और उसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट जो लॉक इन, सब्जेक्ट टू लॉक इन है, वो यूनिट्स फिर भी लॉक इन में रहेंगे, और जो अदरवाइज इन्वेस्ट हो रहा है वो अब ये ऑपरेशनली कैसे होगा, ये प्रॉब्ली विल गेट टू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2012 एंड 13। और या तीसरा ऑप्शन इनके पास ये होगा कि वो एग्जिस्टिंग जो भी फंड है उसमें वो फ्रेश इनफ्लोज बंद कर दें और जब तक लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता कम से कम उसे एक्टिव रखें। जो भी हो कृष्ण जी, मेरा आपसे कहना यह है कि ईएलएसएस एक बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है फॉर एटीसी बेनिफिट्स। आप जब तक इसका बेनिफिट मिल रहा है आप इसमें कंटिन्यू रहिए, और अप्रैल में 2013 में क्या होगा वो आप जब फाइनल डिटेल्स आ जाएंगी तब ये कॉल लिया जाएगा कि रहना है या फिर निकलने के सलाह। एब्सोल्युटली। अगला सवाल नोएडा से पुनीत पूछना चाहते हैं। पुनीत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे 3 सवाल थे। मैं म्यूचुअल फंड में पिछले 1.5 साल से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 3 SIP चल रही हैं। HDFC टॉप 200 ग्रोथ में 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ ऑप्शन में 2000, ICICI प्रूफ फोकस्ड ब्लू चिप ग्रोथ में 2000 रुपीज। ठीक है मैम, इससे मैं 5 साल में कितने पैसे जोड़ पाऊंगा? कितने जोड़ना चाहते हैं आप पुनीत? आप क्या गोल लेके चल रहे हैं, कितना जोड़ना चाहते हैं पैसा आप? करंटली अभी आई डोंट हैव एनी गोल, आई जस्ट वांट टू सेव मनी। तो मैं सिर्फ सेविंग के पर्पज से इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, और टैक्स बेनिफिट के लिए मैं अलग से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो मैंने प्लान कर रखी है अलग से, लेकिन ये जस्ट टू सेव मनी इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा, ये जानना चाहता था मैं। एक दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अगर 5 साल के बाद जब ये पैसा एक्यूमुलेट होगा, इट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट, तो जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा, व्हाट वुड बी द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन मी फॉर दिस अमाउंट? मुझे क्या इस पे जिस भी टैक्स स्लैब में मैं आता हूँ क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? और तीसरा सवाल ये था कि मैं इक्विटी में हूँ, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डेप्थ पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए FMP स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। तो मुझे एक अच्छी FMP स्कीम्स बता सकें जिसमें मैं 3000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकूं। एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल, अभी फिलहाल 6000 रुपए निवेश कर रहे हैं 3 फंड में, 5 साल में कितना जुड़ जाएगा? वेल पुनीत, हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें 12 to 15% के बीच में रिटर्न मिले। तो अगर हम यही अनुमान लेते हैं तो आपका जो 5 साल बाद जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो होना चाहिए करीबन 4.9 लाख से 5.25 लाख के बीच में। अब आपका दूसरा सवाल ये था टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। जी पुनीत, आप अगर लॉन्ग टर्म टैक्सेशन जो है 1 year एंड अबव, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, जो आप 12 मंथ्स के ऊपर होल्ड करते हैं इक्विटी में, वो होता है टैक्स फ्री, कंप्लीटली टैक्स फ्री। उसमें कोई भी टैक्स आपका एज ऑफ टुडे, एज ऑफ प्रेजेंट जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके बेसिस पे आपको वो होगा टैक्स फ्री। सिर्फ ये है कि लास्ट के 12 इंस्टॉलमेंट्स, जो ऑल इन्वेस्टमेंट्स लेस देन 1 year, अगर आपके जो लास्ट के जो 12 इंस्टॉलमेंट्स होंगे उसमें भी उस पे जो भी गेन्स होगा वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स,
जो प्रेजेंट रेट ऑफ टैक्स है 15%। सो पार्टली आपका टैक्स फ्री होगा और पार्टली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है विच इज एट अबाउट 15%। ओके। जो आपका तीसरा सवाल था कि आपको डेट में इन्वेस्ट करना था एंड आप फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स FMPs कंसिडर कर रहे हैं जिसमें आपको 3,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना है। तो वेल पुनीत, FMPs जो एक प्रोडक्ट है वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट कंपेरेबल है, उसमें आप SIP नहीं कर सकते हैं। वो है कि आपके पास अगर एक लमसम अमाउंट है और उसको आपको पार्क करना है विद इन अ टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट, तब आप FMPs कंसिडर करते हैं। अगर आपको डेट प्रोडक्ट में SIP करना है, या तो आप अपनी रिकरिंग डिपॉजिट जो बैंक्स ऑफर करती है उसमें करिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आप अगर एक इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स का थोड़ा बेनिफिट लेना है, तो आप SBI का डायनेमिक बॉन्ड फंड कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ आप उसमें रिकरिंग डिपॉजिट आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको पहले ही बता देगा कि आपको इतना कूपन रेट मिलने वाला है, और जो डेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं उसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न शुरुआत में नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको एक एस्टिमेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट्स पे आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं। उड़ीसा से किशन कुमार करन हमसे बात करना चाहते हैं और सवाल भी पूछना चाहते हैं। किशन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली मैडम मैं आपका रोज देखता हूँ, शेयर देखता हूँ मैम। तो मुझे ये जानना था मैडम कि एक्चुअली मैं भी नया जॉब ज्वाइन किया मैम, तो ये सैलरी 25,000 तक स्टार्टिंग है। तो उसको मैं मैडम मैं चाहता हूँ कि अपने विश्व में पापा भी जॉब करते हैं, तो मैं पूरा जितना सैलरी तक सेविंग में डाल सकता हूँ मैं। अच्छा। तो मैडम मैं फिलहाल तो भी मैं 5,000 पे डाल रहा हूँ। जो सारे इंडिया के स्कीम आता है हमारे जो भी आसपास के, चूंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिला है हमारी जो सिटी में अवेलेबल है, तो उसमें मैं डाल रहा हूँ मैडम, बट 35 में नहीं हूँ मैडम। तो आप चाहते हैं निवेश करना और प्लानिंग शुरू करना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, और ऑप्शंस क्या क्या आपके पास अवेलेबल हैं इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, 25 साल की उम्र है, अभी बस जॉब लगी है और अभी से ही निवेश करने की सोच रहे हैं। बताइए कहाँ से शुरू करें? वेल किशन, द फर्स्ट थिंग कि मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि क्योंकि आप अभी सिर्फ शुरू ही कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। उसमें ऑन दैट बेसिस आपको ये एक सर्टेन कर पाएंगे कि आपका एसेट एलोकेशन प्लान क्या होना चाहिए। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? वो इतना है कि आपको इक्विटीज में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना पोर्शन आपको डेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप शुरुआत से ही अगर ये एक रोड मैप लेके चलेंगे तो आपके लिए आगे जाके भी बहुत अच्छा रहेगा। टू बिगिन विथ आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपना जितना भी इन्वेस्ट करना है उसका 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और 25 डेट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। मैंने आपके लिए आपके जो 15,000 रुपीज हर महीने का इन्वेस्ट करना है उसका मैं आपको 4 स्कीम्स बता दूं, जिसमें आपका डेट एलोकेशन भी हो जाएगा, आपका इक्विटी होगा और गोल्ड का भी थोड़ा एक्सपोजर आपका उसमें हो जाएगा। आप पहली तो स्कीम है एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड, उसमें आप 4,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्ट करिए। दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करिए हर महीने का। तीसरा UTI डिविडेंड यील्ड फंड, उसमें आप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड HDFC इक्विटी फंड, इसमें आप बाकी का 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक एसेट एलोकेशन प्लान जिसमें अबाउट 75% आपका इक्विटी में होगा, बाकी डेट एंड प्रेशियस मेटल्स भी आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो जाएंगे। आपका एक सवाल और था कि इक्विटीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो व्हाट आर दी ऑप्शंस। तो एक है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अ ब्रोकर तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, जो आप कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खोल सकते हैं। और एल्स आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए। जो मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि आप एकदम फ्रेश हैं मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, आप म्यूचुअल फंड रूट इस्तेमाल करिए और उसमें इन्वेस्ट उसके थ्रू आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करिए, आपके लिए फिलहाल ज्यादा बेहतर होगा। तो किशन जी अपने 15,000 को 4 फंड में बांटिए। फंड्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड, वहां 4,000 रुपए निवेश करने हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, वहां 3,000। UTI डिविडेंड यील्ड फंड 4,000 रुपए और HDFC इक्विटी फंड में 4,000 रुपए। ये आपका फिलहाल के लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। आगे चलते हुए गोल्स एक बार डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से कुछ जो बदलाव करने होंगे पोर्टफोलियो में वो करने की जरूरत होगी। अगला सवाल लेते हैं, गुरदर्शन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुरदर्शन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? शुक्रिया गुरदर्शन। एंड मेरा सवाल मैम ये था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अराउंड 15,000 रुपीज इसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने वो सिप्स के
जो डिटेल्स है वो मैंने ईमेल पे भी डाले हैं। और मेरा ये था कि कभी आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 15,000 रुपीज टू से नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट 5 to 7,000 रुपीज एवरी मंथ। जिनकी आवाज यहाँ पे साफ साफ नहीं आ रही है, इन्होंने 15,000 रुपए SIP कर रहे हैं, 8 फंड इनके पास है, 5,000 और निवेश कर सकते हैं। सवाल ये था कि 15 साल में क्या 4 से 5 करोड़ इनके जुड़ जाएंगे इस निवेश से? जी नहीं गुरुदर्शन जी, आपका हम अगर एस्टिमेशन भी लें तो आपको 15 साल में अगर 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं और हम अग्रेसिव पोर्टफोलियो देखें तो आपको हर महीने का 84,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। और अगर 4 करोड़ की अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो हिसाब से आपको 67,000 रुपीज हर महीने के इन्वेस्ट करने होंगे। सो फिलहाल जो आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट है उससे बेसिस पे आपका ये टारगेट पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है। जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें भी बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है। मैं आपको सिंपल 5 फंड्स आपको बता देता हूं जिसमें आप ये 20,000 इन्वेस्ट करिए। उसमें से 3 फंड तो आपके एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उसमें आपको एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना होगा। या आपका HDFC टॉप 200 में आप 5,000 रुपीज हर महीने का इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। कोटक गोल्ड 3,000 रुपीज, HDFC टैक्स सेवर आप रिटेन करिए एट 2,000 रुपीज। आप 2 नए फंड आप इंक्लूड करिए, SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस फंड जिसमें आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करिए। और लास्ट है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, उसमें आप 5,000 रुपए और इन्वेस्ट करिए। सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखिए, आपके जो 5 फंड्स हैं उसमें से 2 फंड एक पैसिवली मैनेज फंड्स हैं जो है गोल्ड फंड और इंडेक्स फंड, उसे आप नेक्स्ट 15 ईयर्स तक रखिए, कोई हर्जा नहीं है उसमें। बाकी जो 3 फंड्स हैं उसे आप अगले 2 साल बाद एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, उसका परफॉर्मेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, और फिर डिसीजन लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और गुरदर्शन जी, थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में, और जो गोल लेके चल रहे हैं वो गोल अचीव करना मुश्किल है, थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 साल में ही 4 से 5 करोड़ रुपए जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ड्यूरेशन ज्यादा रखते, टाइम होराइजन थोड़ा ज्यादा रखते, 20-25 साल, तो शायद आप अपने गोल के थोड़े बहुत करीब पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन काफी कम है, 15 साल और 15,000 का निवेश है, तो गोल अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। एक बार वापस से अपने गोल्स को रिविजिट कीजिए और दोबारा से थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाइए। वक्त है और योर मनी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।